Hello students, once again welcome to the Aditya classes and in this lecture series जैसा आपको पता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं और अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज पर्सनैलिटी। और मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट्स आर बेसिकली आवर एट्रीब्यूट्स, आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम हिंदी में बात करें तो हमारे जो लक्षण हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं हम, इंट्रोवर्ट हैं, साई हैं, एग्रेसिव हैं, इन सब का जो एक ग्रैंड टोटल आएगा फिजिकल ट्रेट और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दोनों का। और फिर हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिनका पर्सनैलिटी के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और सिचुएशन। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं जिनका कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट होता है और हमारी डे टू डे जो ऑफिस लाइफ है, हमारी वर्क लाइफ है और हमारा जो रूटीन लाइफ है उस पे इम्पैक्ट होता है। तो डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स जिनका ओबी से एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हैं व्हेन यू थिंक, व्हेन यू बिलीव दैट थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू आर बिकॉज ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर, सम काइंड ऑफ लक और सम काइंड ऑफ डेस्टिनी जिसको अपन बोलते हैं। आपके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पीछे लक का है या फिर कोई सुपरनेचुरल पावर काम कर रही है, या आप ऐसा मानते हैं कि एक फलां ड्रेस पहनने से आपका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा होता है, या जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर लकी ड्रेस वियर करते हैं, पेन साथ में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। और लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल का मतलब होता है when you believe that things happening around you are because of you। आप उनके कंट्रोल में हैं। भैया सीधी बात है, आप पढ़ के जाओगे तो पेपर कैसा भी आ जाए आप उसके अंदर स्कोर कर लेंगे। लेकिन हमारी वो टेंडेंसी होती है ना कि इधर उधर से थोड़ा बहुत सिलेबस किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके गए और बाई चांस उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए तो हम कह देंगे कि अरे यार मेरा तो सोमवार को पेपर ही ख़राब होता है, और हम सारा जो है वो सोमवार पे शिव भगवान पे उनके डाल देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, शिव भगवान इतनी बड़ी धरती पे आपका पेपर बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए ही हैं। कहीं उनका कोई ऐसा नहीं है कि भी फला बंदे का पेपर मेरे को सोमवार को बिगाड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, जहां हम बात कर रहे हैं कि थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है when you believe that things happening around you are in your control are because of you। आपके आसपास चारों तरफ जो हो रहा है वो सब कुछ आप उसके लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं, आपके कंट्रोल में है। एंड when you believe that things happening around you are because of some supernatural power or destiny or luck, that means your locus of control is external।
यहाँ पे अगर आप द ग्रेट लीजेंड वीरेंद्र सहवाग के आप कभी इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि कौन से एंड से बॉल सही आ रही है, या आज पिच कैसी है, आज हवा का डायरेक्शन कैसा है, कौन सा बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो अपना बैट साथ लेके जाते थे और परफॉर्म करते थे। वो उस दिन नहीं देखते थे कि आज कौन सा वार है, आज हवा कैसी चल रही है, कोई कहता है आज नमी है हवा में, पिच में अनइवन बाउंस है, और वो ये सब कुछ नहीं देखा करते थे। वो सिंपल बैट है और वो जाते ही स्ट्राइक करना स्टार्ट करते थे और वो स्कोर करते थे। और जिस दिन नहीं हुआ उस दिन जस्ट वो ये मान लेते थे कि भाई ठीक है, आज मेरा जो है मैं आउट हो गया, कोई बॉल गलत टच हो गई और मैं आउट हो गया। सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो एक्सटर्नल चीज़ों पे कभी भी नहीं डालते थे। अब एक और नेक्स्ट ट्रेट हम एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे, वो है मैकाइवलिज्म। निकोलो मैकाइवली एक थ्योरिस्ट हुए। उन्होंने कुछ बातें बोली जो आप को मैं बताता हूँ। एक चीज उन्होंने बोली कि यूज इट इफ इट वर्क्स, यूज इट इफ इट वर्क्स। और दूसरी उन्होंने बात बोली कि एंड कैन बी जस्टिफाइड, एंड कैन बी जस्टिफाइड। और आपको मैं बताऊं, अगर आप इसको हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर जिस तरह से हम लोग बात करते हैं मुहावरों में कि साम दाम दंड भेद से अगर काम निकल रहा है तो उस काम को आप निकाल लीजिए। और एंड में हम क्या बोलेंगे कि यस ये ट्रिक काम कर रही थी, हमने यूज ली, एंड कैन बी जस्टिफाइड। तो ये उन्होंने बोला कि बेसिकली वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। कोई सा भी मेथड यूज लेके वो रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंड उनको अपन बोलेंगे हाई मैक। वो लोग हाई मैक हैं। वो बिलीव करते हैं कि यूज इट इफ इट वर्क्स एंड कैन बी जस्टिफाइड। एंड में लास्ट में जो भी होगा हम अंत में जाके उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये हमने इसलिए काम में लिया था। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे क्रिकेट में भी मिलेंगे, अपनी रूटीन ऑफिस लाइफ में भी अपन कई बार देखते हैं कि हम कुछ सेलिंग के लिए कोई टेक्निक यूज़ में लेते हैं। आपने सपोज़ कस्टमर को कोई बात नहीं बताई प्रोडक्ट का एक फ़ीचर और वो प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, या सपोज़ आपके कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें बहुत माइनर डिफेक्ट था जो आपको पता था और वो सेल आउट हो गया, और फिर आपने बोल दिया कि नहीं हम क्या करें, आपको देखना चाहिए था, आप शॉप से लेके गए तो आपका तो वो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो गया। एंड इवन बहुत सारे लोग, बच्चों की एक हैबिट होती है कि एग्ज़ाम के दिनों में किसी से आसपास वाले से पूछ लिया, या आपको कोई इन्विजिलेटर का ध्यान इधर उधर हुआ और आपने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, तो उसको लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, फेयर है, एंड कैन बी जस्टिफाई, मैंने स्कोर किया ना किसी भी मेथड से किया हो। तो हाई मैक पर्सन्स के लिए आप सिर्फ दो बातें मेनली ध्यान रखें। एक, यूज इट इफ इट वर्क्स, एंड कैन बी जस्टिफाइड। आप अंत में जाके सारी चीज़ें जस्टिफाई कर सकते हैं। वो नॉर्मली जो है सेल्स में ऐसे लोग चल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है आपके लो मैक। लो मैक वो हैं जो रूल्स रेगुलेशन से स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके काम करते हैं। नॉर्मली आपके जो सीए हैं, आपके जो एडवोकेट हैं, वो हमेशा लो मैक होने चाहिए।
आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सीए और एडवोकेट ज़्यादातर जो है वो हाई मैक टाइप के आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी की अकाउंटिंग बहुत ही फेयरली चलाना चाहते हैं, आपकी ऑडिटिंग आप प्रॉपरली चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए और एंड में सब कुछ चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करें। तो इसलिए हाई मैक और 2 मैक निकोलो मैकियावेली ने ये कंसेप्ट दिया था। अब अपन देखते हैं एक और नेक्स्ट ट्रेट, वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है हाउ मच यू लव योर सेल्फ। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है हाउ मच यू लव योर सेल्फ। आपको जब भी मैट मूवी का एक सुपरहिट डायलॉग याद होगा, करीना कपूर का बोला हुआ है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो सेल्फ लो स्टीम हाई और सेल्फ स्टीम हाई और सेल्फ स्टीम लो, इस तरह के आपको लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर होंगे। आप इसको रूटीन में आप देखिए कि जो सेल्फ स्टीम हाई होगा वो सेल्फ केयर करेगा, अपने आप को मेंटेन करके रखता है, हमेशा चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता है और प्रमोशंस की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपने आप से बहुत प्यार है, वो अपने आप को कैरी करता है। वहीं सेल्फ स्टीम लो वाले कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे बोलते हैं, अरे यार जिंदगी बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो ही ठीक है। उनको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, सालों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि टेबल कुर्सी भी ऑफिस में उन्होंने चेंज नहीं की है, जैसी ज़िंदगी है वो उसमें जी रहे हैं, कभी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस, चैलेंजेस के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो एक और ट्रेट निकल रहा है, दैट इज सेल्फ स्टीम हाई एंड सेल्फ स्टीम लो। ये कौन लोग हैं? जिनको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, जो खुद से बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को लाइक करते हैं, वो कौन है? हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं। और जो एकदम नीरस से हैं, जिनको खुद ही पसंद नहीं है, वो खुद को ही पसंद नहीं करते हैं, वो लोग लो सेल्फ स्टीम पर्सन्स होंगे। नेक्स्ट ट्रेट अपन देख रहे हैं, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हाउ मच यू हैव कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर। आपका अपने आप पे, अपने बिहेवियर पे कितना कंट्रोल है। हाउ मच यू कैन चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाउ मच यू कैन चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर सक्सेसफुली चेंज कर लेते हैं तो आप बहुत ही हाईली सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन हैं। और अगर आप अलग अलग सिचुएशन में अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है आप लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन है। एक बहुत बड़े शायर हुए इंडिया के अंदर, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो सिर पे एक टोप रखा करते थे और उनको किसी ने बोला कि भाई आप राजा के पास जाया करें, जो भी बादशाह या सत्ता उस समय रही होगी, कि भाई उनके दरबार में अगर आप शायरी वगैरह करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो वो गए भी एक दो बार वहाँ पे,
लेकिन वहाँ एक जनरल प्रोटोकॉल जो होता है कि आप राजा के सामने अपना हैट नहीं लगा सकते, अपनी टोपी नहीं लगा सकते, आपको वो नीचे रखनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने हैट उतारने से, टोप उतारने से मना कर दिया। तो यहाँ वो एक बात उठती है कि भाई इस पे आपके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, आप इसको सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान और उससे जोड़ेंगे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। तो उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर अपना टोप उतार के वहाँ पे शायरी कर लेते और उनको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाता, तो उनकी लाइफ शायद बेटर चलती। और भी बहुत सारे केसेस हैं। आपने एक आईएएस ऑफिसर के बारे में सुना होगा जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने अपना सनग्लासेस नहीं उतारा था। अब इन सब पे हमारी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग हाई का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखेंगे जो अपने स्टाफ के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड बिहेव करते हैं, लेकिन वो कस्टमर्स के साथ में उतना ही पोलाइट बात कर रहे होते हैं। वो लोग हाईली सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन है। एंड जो ऐसी सिचुएशन में अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते हैं, वो लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन हैं। अब एक पॉइंट है कि जो हाईली सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होता है उनका इंटरनल बिहेवियर और एक्सटर्नल बिहेवियर डिफरेंट होता है। उनका इंटरनल बिहेवियर और एक्सटर्नल बिहेवियर डिफरेंट होता है। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। टू कंटिन्यू, जो नेक्स्ट है वो है टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी। आप अपने लाइफ में 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। एक ईट, खाना खाना, एक वॉक, चलना, और एक टॉक, जो अपन बातें करते हैं। तो जो टाइप ए पर्सन्स होते हैं वो हमेशा ईट, वॉक और टॉक बहुत फास्ट करते हैं। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत तेज चल रहे होते हैं। इवन लिटरली मेरे जैसे को तो उन लोगों के साथ में दौड़ना पड़ता है जब वो चल रहे होते हैं, फास्ट वाले लोग। एक टॉक फास्ट, कुछ लोग एकदम जल्दी जल्दी बात करते हैं, फिर है ना मैं वहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ था ना, फिर आपको पता उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद में ये हुआ, उस दिन पता ऑफिस गए थे तो वहाँ पे ऐसा हुआ, वो वाली फाइल आई हुई थी और हमको है ना इतनी जल्दी से काम फिनिश करना था। उनके बोलने में बीच में कहीं पे कॉमा, फुल स्टॉप होता ही नहीं है और हमेशा जल्दी जल्दी के अंदर बोल रहे होते हैं। एंड जहाँ बात आती है खाना खाने की, आप अपना बिहेवियर नोटिस करें कि आप जो भी 3 रोटी 4 रोटी का अपना खाना खाते हैं वो कितने मिनट में खा लेते हैं। आप देखेंगे जो कुछ लोग होते हैं जो टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, वो बहुत फुल स्पीड पे फास्टली खाना खा रहे होते हैं और वो 7 मिनट 10 मिनट में तो अपना पूरा खाना फिनिश करके फ्री हो गए होते हैं। वेयर एज कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे, पर्सन्स मिलेंगे जो उस खाने को लेके बैठे हैं, आराम से धीरे धीरे खा रहे हैं और 15 मिनट 20 मिनट तक इजीली वो खाना खाते रहते हैं बैठे बैठे। सेम केस जो है वो अगर आप चाय पीते हैं तो उसके साथ में भी है। टाइप ए हमेशा ईट, वॉक और टॉक ये काम फास्ट करता है।
बिकॉज दे आर ऑलवेज इन हरी। अब आप टाइप ए को समझिए, दे आर ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में, इस तरह का जो मोड होता है। दे कांट वेट, उनसे वेट नहीं होता, वो एकदम परेशान हो जाते हैं अगर उनको कभी वेट करना पड़ जाए तो। दे ऑलवेज सफ़र फ्रॉम क्रोनिक सेंस, अगर आपने उनको बोल दिया है कि ठीक है भाई मैं आपसे 5 मिनट में मिलता हूँ, अब वो 5 मिनट में जो है वो 20 बार घड़ी देख चुके होंगे, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आए नहीं, क्या बात है क्या बात है। और फिर जैसे ही सपोज 5 मिनट्स कंप्लीट हुए, वो आपको फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे, अरे 5 मिनट हो गए आप आए नहीं, अरे 5 मिनट हो गए आप आए नहीं। और वो हमेशा क्रोनिक सेंस में, because they are involved into multiple things at the same times, and basically type A persons believe in numbers, कि जितना ज़्यादा काम वो फिनिश कर सके। अब बात आती है टाइप बी पर्सनैलिटी की। उन तीनों टास्क को आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ईट, वॉक और टॉक स्लो। ईट, वॉक और टॉक स्लो, धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे आराम से खाना खाएंगे, और एकदम धीरे धीरे वो कहीं से पे भी चलते हुए जाते हैं। एंड जस्ट अपोजिट आप करें, दे आर नॉट इन हरी, वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते हैं। और अगर उनको कोई बिठा लेता बातें करने के लिए तो वो बैठ भी जाते हैं, दे कैन रिलैक्स एनी टाइम, हाँ ठीक है कर लेंगे। वो कभी भी ऐसे बार बार घड़ी देखना और इस तरह के काम नहीं कर रहे होते। वन मोर थिंग, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन क्वालिटेटिव वर्क, जबकि टाइप ए जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव वर्क में बिलीव कर रहे होते हैं कि हमने काम ज़्यादा किया, उस काम की क्वालिटी क्या थी वो उसके ऊपर ध्यान इतना नहीं देते हैं। अब एक और चीज़ कि बिकॉज टाइप ए हमेशा जल्दबाजी में रहता है और खुद ही क्रोनिक सेंस से परेशान होता रहता है, हाई लेट होगी जल्दी करो टाइप में रहता है, तो लेटर ऑन उनको जो है वो ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीज़ इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन टाइप बी के केस में ऐसा थोड़ा सा कम चांस है, क्योंकि वो अपनी रूटीन लाइफ को लेके काफ़ी रिलैक्स होते हैं। अब जो मैं हमेशा बोलता हूँ ओबी लेक्चर्स के अंदर, कि आपको ये पूछना है, अपने दिमाग में रखना है कि ये टॉपिक क्यों डिस्कस हो रहा है। तो टाइप ए पर्सन्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर सेल्स काइंड ऑफ जॉब, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करनी है, आपको टास्क फिनिश करने हैं। एंड टाइप बी कहाँ पे सूट होते हैं? टाइप बी आप देखिए, जितने भी आर्टिस्ट होंगे, लिरिक्स राइटर होंगे, वो आपको टाइप बी के तरह के लोग मिलेंगे। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी देख लीजिए कि कुछ ऐसे हीरो हैं जिनकी साल में 4 मूवी आती है, बस एक ही काम है कि एक फास्ट शेड्यूल के अंदर मूवी कंप्लीट करते जाएं। और वहीं बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे हीरो हैं जिनकी 4 साल में, 3 साल में एक मूवी आती है। और अगर आप उनको क्वालिटी वाइज भी देखेंगे, उनका बजट आप देखेंगे, तो जो 4 साल में एक मूवी आ रही है, वो जो स्टार फास्ट मूवी कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी 16 मूवी के बराबर वो अकेला कमा के ले जाती है वो एक मूवी, क्योंकि वहाँ पे फोकस जो होता है वो क्वालिटी के ऊपर होता है। तो ये थे टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने को नहीं है। प्रोएक्टिव कौन है? जो थोड़े से एक्टिव हैं, इनिशिएटिव लेते हैं,
जल्दी से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली एक ही चीज़ है कि वो इनिशिएटिव थोड़ा सा जल्दी लेते हैं और वो पैसिव नहीं होते हैं। प्रोएक्टिव लोग पैसिव नहीं होते हैं और तुरंत जो है वो एक्शन के अंदर आ जाते हैं। सिंपल है, आई थिंक प्रोएक्टिव बहुत जल्दी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है हम लोगों का कि आप चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और रिस्क लेने के लिए आप कितने रेडी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि रिस्क को थोड़ा सा अवॉइड कर सके। वेयर एज जो फास्ट डिसीजन मेकिंग वाले मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है और वो देखते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटीज़ जो कि थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेके रिस्क ले सकें। तो ये हमने डिस्कस करे कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट जिसमें हमने डिस्कस किया रिस्क टेकिंग, प्रोएक्टिव, टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, locus of control and Machiavellism. Thank you.